Hey everyone, this is Preetika. Welcome back to my YouTube channel Study with Preetika. In the today's video, we are going to cover the second chapter of the book History of Class 8, which is From Trade to Territory. So let's start. औरंगजेब was the last of the powerful Mughal rulers. जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर था. ये चीज़ को आपने 7th and 6th के अंदर भी डिस्कस किया है. देयर आर टोटल सिक्स पावरफुल मुगल एम्पायर्स: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. तो जो औरंगजेब था ना वो लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर था. अभी औरंगजेब के बाद इसका जो डायनेस्टी थी वो तो ख़त्म नहीं हुई थी, पर क्या था ना, औरंगजेब को जितने भी उसके आगे बेटे आए थे फिर उनके बेटे आए, वो जो थे ना वो इतने पावरफुल नहीं थे, वो वीक थे इनसे. ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया. तो जो औरंगजेब था ना उसने इंडिया, इतना बड़े एरिया को उसने अपने रूल के अंदर ले रखा था कि जिसको आज हम इंडिया कहते हैं. इतना ज़्यादा इसका जो है रूल था. आफ्टर हिज डेथ इन 1707, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 के अंदर. मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स began asserting their authority and establishing regional kingdoms. तो क्या करते थे जो मुगल एम्पायर्स होते थे ना, वो ज़मींदार्स को अपॉइंट करते थे, सूबेदार को अपॉइंट करते थे. फिर पता क्या करते थे ये ना, जो इनको एक एरिया दे देते थे कि हाँ सूबेदार आपका ये इतना एरिया है. मान लो उन्होंने पंजाब दिया, तो पंजाब का जितना भी रेवेन्यू होता है, टैक्स होता है, तो ये उसको कलेक्ट करेंगे, ये एरिया उनके अंदर आ जाएगा. तो इस तरह से इनको अपॉइंट करते थे. पर जब इन्होंने देखा कि जो हमारा किंग है वो तो पावरफुल नहीं है, फिर ये क्या करते थे, टैक्स खुद ही रखने लग गए थे. उस एरिया को कहते थे कि हाँ हम ही इसका किंग है. तो इस तरह से मुगल एम्पायर भी डिक्लाइन होता गया. एज अ पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया. तो इस तरह से हर एक जगह से अपना अपना राजा उठ कर आने लगा कि हाँ इस जगह का तो मैं ही रूलर हूँ. दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. तो मतलब जो मुगल एम्पायर था वो दिल्ली के अंदर रहता था, लेकिन वो दिल्ली इतना इफेक्टिव सेंटर रहा ही नहीं, क्योंकि जितने भी सूबेदार ज़मींदार थे वो खुद ही अपना अपना रूल चलाने लग गए थे. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, फिर जो सेकेंड हाफ आता है 18th सेंचुरी का, सेकेंड हाफ मीन्स आप लगा लो 1750 में. However, a new power was emerging on the political horizon of the British. फिर एक न्यू पावर आती है जो होती है, न्यू पावर कौन सी होती है, वो होती है ब्रिटिश लोग. तो कहते जो क्या होता है ना, जो पुराने ज़माने में ना एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी कि मतलब जो हम न्यू कंट्रीज़ को ना फाइंड करेंगे थ्रू द सी रूट के थ्रू. फिर क्या होता है, जो पोर्टुगीज़ वाले लोग होते हैं ना वो इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और फिर कोलंबस नाम का एक इंसान होता है उसको भेजते हैं इंडिया को डिस्कवर करने के लिए. बट वो बाय मिस्टेक जो है अमेरिका को डिस्कवर करते हैं. फिर वो क्या करते हैं, भेजते हैं वास्को ड गामा को. वास्को ड गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर होता है जो कि इंडिया को डिस्कवर करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर इंडिया एंड व्हेन? अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर नेम्ड वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498. आपको ये गिवन भी होगा. चलिए हम आगे देख लेंगे. ये है वैसे है आपकी बुक के अंदर गिवन है. फिर क्या होता है कि जब ये पोर्टुगीज़ वाले हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं भी, क्योंकि जो इंडिया होता है ना, इंडिया के जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और इतने अच्छे स्पाइसेस कहीं पर भी नहीं मिलते हैं. फिर ये आते हैं, फिर ये फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं, तो ये सारे जो है इंडिया के अंदर आते हैं और अपना अपना जो है बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं. फिर जब ये सारा जो होता है, फिर बाद में आते हैं ब्रिटिश जो है इंडिया के अंदर आते हैं 16 के अंदर, प्रॉपर 16 के अंदर, 1600 के अंदर. जब ये 1600 के अंदर आते हैं, चार्टर इशू करवाते हैं क्वीन एलिजाबेथ I से. ये सब कुछ हम करेंगे डिस्कस आगे. डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. क्या आपको पता है किस तरह से वो आते तो ट्रेड करने के लिए, एक छोटा सा व्यापार करने के लिए, पर वो किस तरह से एक खुद ही किंग की तरह रहने लगते हैं. हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट. अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि किस तरह से आए और किस तरह से उन्होंने एक वास्ट एरिया के ऊपर अपना रूल एस्टैब्लिश किया. फिगर 1, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हैडसन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को किसने अरेस्ट किया था? कैप्टन हैडसन ने, और उसके सन्स को
उसके बेटों को भी। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूल। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल एम्पायर पावरफुल नहीं था, बट मुगल एम्पायर्स कंटिन्यू टू बी symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broken out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal Empire at the time was seen as a natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were शूट इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मीन्स गोली से मार देना। तो क्या होता है ना, औरंगजेब के बाद खत्म नहीं होता है, इनका जो चलते ही रहता है, आगे मुगल एम्पायर आते ही रहते हैं, भले ही वीक होते हैं। पर क्या होता है 1857 के अंदर ना जो बहादुर शाह जफर होता है ना, वो इसके खिलाफ जो रिवोल्ट करता है, इनके जो रूल्स को ब्रोक करता है बहादुर शाह जफर ब्रिटिशर्स के। इसी कारण जो ब्रिटिशर्स है वो डिसाइड करता है कि हम इसको भी इसके जो थ्रोन से उतार देंगे, अभी इसको हम नहीं करने देंगे रूल। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसके जो बेटे होते हैं, ताकि मुगल एम्पायर आगे ना चल पाए, इसके बेटों को मार देते हैं ब्रिटिशर्स और इसको भी अरेस्ट कर लेते हैं बहादुर शाह जफर को। अभी हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो ईस्ट के थ्रू आती है। ईस्ट मतलब हमारा डायरेक्शन है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसलिए इसका नेम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. 1600 के अंदर क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, वो एक चार्टर होता है, मतलब एक चीज़ लिखी होती है कि फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। हाँ जी, तो उससे लिखवा लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्वीन एलिजाबेथ वन से, क्या आप हमें चार्टर लिख के दो जिसके अंदर आप हमें लिखो कि जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड एक कंट्री है, तो इंग्लैंड से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करेगी। ऐसे नहीं है कि कोई वेस्ट इंडिया कंपनी कोई इस तरह से कोई रूल नहीं कर सकती है, सिर्फ इंग्लैंड से हम ही रूल करेंगे इंडिया के अंदर। अब ये जो आते हैं तो आता है यूरोप से। यूरोप के अंदर कितनी सारी कंट्रीज होती है, बाकी सारी भी आते हैं, पर यूरोप वालों को तो नहीं रोक सकते हैं, पर इंग्लैंड वालों को रोक लेते हैं ताकि कॉम्पिटिशन इंग्लैंड के अंदर ना बढ़े, सिर्फ हम ही ट्रेड कर पाए। इसीलिए जो क्वीन एलिजाबेथ वन है वो इनको चार्टर इशू करती है 1600 के अंदर कि आप अकेले ही रूल करोगे। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. फिर इस चार्टर को लेने के बाद वो ओशन के अंदर जाते हैं और फिर वो ट्रैवल करते हैं ओशन के थ्रू और एक ऐसी लैंड को ढूंढते हैं जिसके अंदर वो सस्ते दामों के अंदर उनको चीज़ें मिले और फिर उनको वापस यूरोप में लेकर जाकर उनको हायर प्राइसेस के अंदर उनको बेच सके। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। मर्केंटाइल, अभी मर्केंटाइल क्या होता है, इसका मीनिंग आपके ऊपर गिवन है। मर्केंटाइल का अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। मर्केंटाइल एक बिजनेस होता है जो जिसको हम खरीदते हैं प्रॉफिट के लिए। देखो अभी मर्केंटाइल मीन्स आप अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे, हमारे इंडिया से सस्ते दामों में गुड्स को खरीदते थे और वहाँ पर इंग्लैंड में जाकर महंगे दामों में बेचते थे। Trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. Dear means profit में बेचना। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. अब ये रॉयल चार्टर ने इंग्लैंड वालों को तो रोक लिया था आने से, पर ये उनको नहीं रोक सकता था पूरे के पूरे यूरोप को। तो यूरोप से तो वो सारे लोग आए और ट्रेड करने लगे। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their power in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, Portuguese explorer, who had discovered the sea route in India to 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean, so the French traders arrived on the scene. ऐसे नहीं कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए, नहीं, सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज़ 1498 के अंदर। जो पोर्टुगीज़ होते हैं उन्होंने अपने बेस सा बना लिया था, जगह बना ली थी। जो पोर्टुगीज़ होते हैं इनका जो मेन जो रूल रहता है वो रहता है गोवा के अंदर,
ये गोवा के अंदर ही अपना रहते हैं ट्रेड करने के लिए। और फिर इसके बाद डच आ जाते हैं। डच जो है वो अपना ज़्यादा ट्रेड करते हैं इंडियन ओशन के थ्रू। पोर्टुगीज करते थे अपना ट्रेड थ्रू द गोवा, डच करते थे इंडियन ओशन के थ्रू। फिर फ्रेंच भी आते हैं। फ्रेंच के बाद आएंगे अभी हमारे ये ब्रिटिशर्स। द प्रॉब्लम वॉज डैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। प्रॉब्लम फिर ये क्रिएट होता है कि हर एक कंपनी को एक ही तरह की चीज़ चाहिए। एक तरह की चीज़ कौन सी थी? हमारी इंडिया की स्पाइसेस, पेपर, कार्डेमन, सिनामन, क्लॉव्स, ये सब जो अट्रैक्ट करता था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को। अभी ये सारी चीज़ें किन को चाहिए थी? पोर्टुगीज को भी ये चाहिए था, फ्रेंच को भी ये चाहिए था, डच को भी ये चाहिए था, ब्रिटिशर्स को भी ये चाहिए था। तो जब इतने सारे लोगों को एक ही चीज़ चाहिए तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, उसके प्राइसेस भी आए होंगे। अगर प्राइसेस आए होंगे तो प्रॉफिट कम होगा। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. The fine qualities of cotton and silk, ये क्वेश्चन भी आपका, the fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom and cinnamon too were great in demand. आपका क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। किस चीज़ के कारण जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं और क्या उनको अट्रैक्ट करता है, ये वो पूछते हैं। इसका आंसर यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो सिल्क और कॉटन इंडिया के अंदर बनती थी ना, इसका सबसे बड़ा जो मार्केट था वो यूरोप के अंदर था। और जो पेपर हो गया, हमारे क्लॉव्स हो गए, कार्डेमन हो गया, सिनेमन हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड के अंदर था यूरोप के अंदर। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा चीपर प्राइस के अंदर खरीदते थे और जाकर वापस अपने यूरोप के अंदर हायर प्राइस के अंदर सेल कर देते थे। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनिशियली pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profits that could be earned. अभी जब सारे कंपनीज को एक ही चीज़ चाहिए तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस इंडिया वाले लोग हाई कर देते थे। जब इंडिया वालों ने प्राइस हाई कर दिए तो फिर आगे जाकर इनको प्रॉफिट कम हो रहा था। फिर जब प्रॉफिट कम होगा फिर ये अपने आप जो है एक दूसरे की शिप्स डुबोएंगे, किलो को ख़राब करेंगे। The only way the trading companies could flourish was the eliminating rival competitors. फिर इसको किस तरह से इसको रोकते थे? वो एक दूसरे के सामान को खराब कर देते थे। The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. इसी कारण बैटल्स होते लड़ाइयाँ, इसी कारण जो है बैटल्स लड़ाइयाँ करते थे कंपनीज एक दूसरे के साथ। Through the 17th and 18th centuries they regularly sank each other's ships, blocked routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods. फिर ये क्या करते थे 17 18 सेंचुरीज के अंदर? ये क्या करते थे? एक दूसरे की शिप्स को डुबो देते थे, एक दूसरे का रास्ता रोकते थे, उसके किलो को ख़राब कर देते थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विच आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। फिर उनको क्या करना, अपने साथ आर्मी भी रखनी पड़ती थी। द एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंसेंट conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. East India Company begins trade in Bengal. किस तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल के अंदर ट्रेड करती है, व्यापार करती है। The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. Important question कि सबसे पहले जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ पर लगी थी? वो लगी थी बैंक्स ऑफ रिवर हुगली में 1651 के अंदर। बैंक्स ऑफ रिवर हुगली मतलब हुगली नदी के किनारे 1651 के अंदर। तो 1600 के अंदर जो चार्टर इशू करवाते हैं और 1651 के अंदर जो अपना फैक्ट्री लगा लेते हैं। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नो एट द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। जो फैक्ट्री थी ना, उस ये फैक्ट्री लगाते हैं 1651 के अंदर, उसके अंदर एक वेयर हाउस बनाते हैं। वेयर हाउस वो जगह होती है जिसके अंदर वो गुड्स को स्टोर कर रखते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट होता है हमारे देश की चीज़ों को बाहर भेजने को कहते हैं एक्सपोर्ट, और बाहरले देशों की चीज़ों को हमारे देश के अंदर लेके आने को कहते हैं इम्पोर्ट।
एज ट्रेड एक्सपेंडेड मीन्स बढ़ता गया, जिस तरह से ट्रेड जो व्यापार बढ़ता गया, द कंपनी persuaded मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। इसी कारण जो कंपनी थी वो अपने लोगों को और व्यापारियों को कह रही थी कि आप यहीं पर आओ इंडिया के अंदर और फैक्ट्रीज के नियर सेटलमेंट करो अपनी। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और फिर 1696 के अंदर ये क्या करते हैं, एक बिल्डिंग या फिर किला को बनाते हैं। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदार rights over 3 villages। फिर ये क्या करते हैं, ये आगे फिर डिमांड करते हैं 2 सालों के बाद से, यानी 1696 के 2 सालों के बाद ये कहते हैं कि हमें आप कोई भी मतलब जगह की ना जमींदार राइट्स दो कि हम वहाँ के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें। राइट्स ओवर 3 विलेजेस, वन ऑफ दिस वाज कालिकाटा, जिसको आज समय में कोलकाता कहते हैं, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it known today. It was persuaded the Mughal Empire Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। तो क्या करते हैं नहीं, उनसे इशू करवा लेते हैं 3 जगह का कि जमींदार राइट्स, और इसमें से एक जगह होती है कोलकाता। और फिर क्या करते हैं, औरंगजेब से एक फरमान भी लेते हैं। फरमान होता है एक रॉयल एडिक्ट और एक रॉयल ऑर्डर। द कंपनी ट्राइड continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. Aurangzeb's फरमान for instance had granted only the company the right to trade duty free। इससे क्या होता है, जो कंपनी है वो ड्यूटी फ्री जो ट्रेड कर पाती है इस फरमान के जरिए, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? Local boats bringing goods from ships in Madras painted by William Simpson 1867। तो अभी क्या होता है, इनको औरंगजेब फरमान लिख के दे देते हैं 3 जगह के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और उनको कहते हैं कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड भी कर सकते हो। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, फिर किस तरह से जो ट्रेड है वो व्यापार है वो लड़ाइयों के अंदर बदल जाता है। थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified। फिर किस तरह से जो अर्ली 18th century के अंदर बैटल होती है नवाब्स ऑफ बंगाल के अंदर, नवाब्स ऑफ बंगाल लोग एक साइड पर होकर हमारे ब्रिटिशर्स। After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time। अब जब औरंगजेब मर जाता है वो देखते हैं सारे लोग अभी तो हमारे मुगल राजा पावरफुल रहे नहीं, फिर क्या करते हैं, हर एक जो लोग होते हैं अपने अपने नवाब वगैरह सूबेदार जमींदार वो खुद ही अपना रूल करने लग जाते हैं। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज इन नवाब ऑफ बंगाल। जो मुर्शिद कुली खान था वो पहले था बंगाल का नवाब, फिर इसके बाद आता है अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। ईच वन ऑफ दैम वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर, तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। सबसे पहले मुर्शिद अली खान, फिर अलीवर्दी खान एंड देन दी सिराजुद्दौला। तीनों थे वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर से। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम extending its fortifications, accusing the company of deceit. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials। फिर क्या होता है, ये जो तीनों होते हैं इतने पावरफुल होते हैं और ये क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को अपने रूल नहीं करने देते हैं, जिनसे ट्रेड के बदले बहुत सारे उनसे रेवेन्यू लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। लेकिन जो फिर ब्रिटिशर्स होते हैं ना वो मना कर देते हैं टैक्स को देने से, उनको डिसरिस्पेक्टफुल यानी कि धमकी भरे लेटर्स लिखते हैं और उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey। फिर अभी क्या होता है, जब बंगाल के नवाब तो
हटते नहीं है। वो तो मांगते हैं कि हम तो टैक्स पे करो वरना आप हमारी जगह से चले जाओ। ना ही उनको वो किले बनाने देते हैं। तो इस तरह से बंगाल के नवाब कुछ भी नहीं करने देते। फिर अंग्रेज़ों को आया तो गुस्सा, तो फिर क्या करते हैं, जब इनका इतना ज़्यादा इनको अंग्रेज़ों की पाबंदियाँ नहीं झेलनी होती, फिर वो करते हैं बैटल ऑफ प्लासी करते हैं, प्लासी की लड़ाई करते हैं। When अलवर्दी खान डाइड इन 1756, 17 इम्पोर्टेंट है कि अलवर्दी खान कब मरा था। ये अलवर्दी खान जो था एक बंगाल का नवाब था, ये मरा था 1756 के अंदर। सिराजुद्दौला बिकॉम दी नवाब ऑफ द बंगाल। ठीक है, फिर जब पहले तो था कौन था हमारा, मुर्शिद कुली खान। फिर उसके बाद बनता है अलवर्दी खान जो कि 1756 के अंदर मर जाता है। फिर उसके बाद बनता है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर who would willingly give trade concessions and other privileges, so it tried through without success to help one of the Sirajuddaulla's rivals to become the Nawab. अभी जब ये देखते हैं कि सिराजुद्दौला तो इनको बहुत सारी पाबंदियां लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि कोई पपिट नवाब बनाए। पपिट मतलब कठपुतली की तरह, कि जान कि जो बने तो इंडिया के लोगों के लिए नवाब, पर जो उसका सारा टैक्स है वो सारा हमें दे, इनका कुछ भी इनके ऊपर पाबंदियां ना लगाए, इनको जो है बिना टैक्स पे के ये ट्रेड को करने दें, उनको किले वगैरह बनाने दें। एंड इन्फ्लुएंसड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप meddling in the political affairs of his denomination, stop fortification and pay the revenues. जो सिराजुद्दौला भी डिमांड करता है क्या वो हमें टैक्स पे करो, किले मत बनाओ, सारा कुछ जो सिराजुद्दौला डिमांड करता है। एंड पे द रेवेन्यूज। आफ्टर negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at कसीम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स। फिर जब ये अंग्रेज होते हैं ना वो नहीं मानते सिराजुद्दौला की बात, फिर वो क्या करता है सिराजुद्दौला नवाब जो होता है वो अपने 30,000 सैनिकों के साथ फैक्ट्री के अंदर जाता है जो कि थी कसीम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयर हाउस, disarmed all Englishmen and blocked English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. फिर वो क्या करते हैं उसकी फैक्ट्री को, उसकी जो वेयर हाउस होता है ना जिसके अंदर वो अपने गुड्स रखते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको वो लॉक लगा देते हैं। उनकी फैक्ट्री से उनके जो लोग थे इंग्लिशमैन थे उन सभी को अपने कैद कर लेता है। और फिर वो कलकत्ता जाता है, किसके लिए जाता है, वो उनके फोर्ट को तोड़ने के लिए। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, फिर जब उनको पता चलता है कि उन्होंने उसकी फैक्ट्री को तोड़ दिया कलकत्ता के अंदर जो थी, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास एंड फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, reinforced by naval fleets, prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaullah's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. तो इस आपको सारे पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ समझाई गई है कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे होती है। जब सिराजुद्दौला होता है 1756 के अंदर मर जाता है, फिर नवाब बनता है बंगाल का सिराजुद्दौला। अलवर्दी खान 1756 से मरने के बाद सिराजुद्दौला नवाब बन जाता है। सिराजुद्दौला इनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाता है, ना ही उनको किले बनाने देता है, उनसे टैक्स पे करता है, मांगता है उनसे टैक्स। फिर जब टैक्स मांगता है और अंग्रेज मना कर देते देने से, फिर वो क्या करता है अपने 30,000 सैनिकों के साथ उनके वेयर हाउस को लॉक लगाते हैं, उनके इंग्लिशमैन को कैद कर लेते हैं, उनकी फैक्ट्री को भी तोड़ देता है। तो इतना कुछ करने के बाद जो अंग्रेज़ों को गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं मद्रास से जो अपनी सेना मंगवाते हैं और वो क्या करते हैं एक बैटल ऑफ प्लासी को शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है ना जिसका कमांडर कर रहा होता है बैटल ऑफ प्लासी को, सिराजुद्दौला की तरफ से जो इनका हेड होता है सेना का वो होता है, आपको यहाँ पर गिवन है उसका नेम मीर जाफर। तो जो मीर जाफर होता है वो क्या करता है, वो लड़ाई लड़ता ही नहीं है, वो उसको जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो ज़्यादा चालाक होता है। रॉबर्ट क्लाइव इसको कह देता है कि तुमने लड़ाई मत लड़ियो और हम ना सिराजुद्दौला को मारने के बाद तुम्हें बना देंगे अगला नवाब बंगाल का। और इसी कारण जो है मीर जाफर लड़ता नहीं है और फिर जो हार जाते हैं बंगाल के नवाब, और फिर वो क्या करता है मीर जाफर जाकर बंगाल के नवाब को मार देता है पीछे से। और एक धोखे से लड़ाई जीती थी अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ वैसे तो नहीं जीत पाते, पर जब बंगाल के नवाब ने
जो नवाब कमांडर था उसने इनको धोखा दे दिया था। अगर शायद बैटल ऑफ प्लासी में जीत जाते बंगाल के नवाब तो शायद जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर रूल नहीं कर पाते, क्योंकि जो पहले अगर वो अपनी बैटल के अंदर हार जाते तो फिर किस तरह से रूल कर पाते। आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर के 6 पेजेस डिस्कस कर लिए हैं एंड वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स की हो गई है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी एंड इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन then don't forget to like the video, share this video and subscribe my channel. Till then, stay happy and keep learning. See you in the next one.